लेट्स स्टार्ट। देखिए, वो जो था वो है ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ। ये ओल्ड लॉ है। ये जो वो इक्विवेलेंट का एक टॉपिक बचा था, जिसको मैंने एक दो टॉपिक कहा था, जिसको दो तीन कहने लगे समाज। ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ ये ओल्ड लॉ है। ये ओनली एप्लीकेबल टू सॉलिड और मेटल्स। ये केवल सॉलिड और मेटल्स पर एप्लीकेबल होता है। और ये कहता है स्पेसिफिक हीट multiplied by approximate atomic mass is equal to 6.4. Approximate atomic mass is equal to 6.4. ठीक है, बस स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में दी रहेगी। जो दी हो उसको 6.4 से डिवाइड कर देना, एटॉमिक मास आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा। अब अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास से एग्जैक्ट एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? ये ध्यान रखना, इसकी यूनिट कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। अगर कैलोरी में नहीं दे रखी है तो पहले कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि 1 कैलोरी इज नियरली इक्वल टू 4.2 जूल। तो अगर जूल में दे रखी हो तो पहले कैलोरी में कन्वर्ट कर लेना। किलो कैलोरी में दे रखी हो तो भी कैलोरी में कन्वर्ट कर लेना। पर ग्राम होना चाहिए, ये इसकी यूनिट फिक्स है, तभी ये वैल्यू 6.4 आएगी। यहां से अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, एक बार अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास आ गया तो अप्रोक्स वैलेंसी फैक्टर बराबर, पढ़ाया था आपको मैंने, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर बराबर इक्विवेलेंट मास होता है। एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर बराबर इक्विवेलेंट मास होता है। तो एटॉमिक मास अपॉन इक्विवेलेंट मास बराबर वैलेंसी फैक्टर होगा। इधर ले गया मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब अगर अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास है तो अप्रोक्सीमेट वैलेंसी फैक्टर होगा, और एटॉमिक मास है तो एटम का होगा, और एटम का वैलेंसी फैक्टर ही वैलेंसी कहलाता है। तो यही अप्रॉक्स वैलेंसी होगा, और वैलेंसी मस्ट बी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अप्रॉक्स वैलेंसी को आप एग्जैक्ट वैलेंसी में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे? कन्वर्ट अप्रॉक्स वैलेंसी इनटू नियरेस्ट नेचुरल नंबर। बस एक बार आपको एग्जैक्ट वैलेंसी आ गई आपके पास, तो फिर आप एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकाल सकते हो। कैसे? इक्विवेलेंट मास इनटू
एग्जैक्ट वैलेंसी, एग्जैक्ट एटॉमिक मास आ जाएगा। और इक्विवेलेंट मास अगर क्वेश्चन में दिया हो तो ही आप एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकाल सकते हो, और अगर क्वेश्चन में इक्विवेलेंट मास नहीं दिया है तो आप अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास निकाल सकते हो। यहां से आपको ये भी पता लगता है कि ग्रेटर इज एटॉमिक मास कॉमा स्मॉलर इज स्पेसिफिक हीट एंड वाइस वर्सा। स्पेसिफिक हीट क्या होती है ये आगे थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे, अभी उस पर विचारना नहीं है कि वो होती क्या है, बस नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर भी आपको एक दो क्वेश्चन मोल के मॉड्यूल में मिल जाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसा कैसे ही क्वेश्चन भी बनता है, कर लोगे दिव्यांशु बेटा? बाकी सब भी? दिव्यांशु से इसलिए पूछा क्योंकि दिव्यांशु ने बार बार कहा था कि सर वो टॉपिक बचा है उसको पढ़ा दो। हालांकि ये टॉपिक 11th के मॉड्यूल में इस पर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 12th के मॉड्यूल, 12th में जो 11th का मॉड्यूल मिलता है उसमें ये वाले टॉपिक पे क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन भी करा देता हूं, पहले इतना लिख लो। बेटा 12th में 11th का भी मिलता है एक सारे मॉड्यूल दोबारा, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं ताकि बच्चा 11th की एडिशनल प्रैक्टिस कर पाए। मतलब पिछले साल तक तो मिलता था, इस साल का क्या प्लान है पता नहीं। चलिए मिटा दो इसे। मोस्टली सेम होते हैं, 20% क्वेश्चन 12th वाले मॉड्यूल में एडिशनल होते हैं। चलिए क्वेश्चन है कैलकुलेट atomic mass of metal having specific heat equal to 0.64 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। पर डिग्री सेंटीग्रेड हो या पर केल्विन हो, बात एक ही होती है, ध्यान रखना। ध्यान केवल कैलोरी और ग्राम का रखना है आपको। सॉल्यूशन, स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम में मल्टीप्लाइड बाय अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास बराबर 6.4, तो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास बराबर 10 आ जाएगा। 6.4 डिवाइडेड बाय 0.64। यहां पर क्वेश्चन में इक्विवेलेंट मास नहीं दे रखा। अगर क्वेश्चन में इक्विवेलेंट मास नहीं दे रखा तो जो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास निकालोगे वही मजबूरी है आपकी एटॉमिक मास बोलना, क्योंकि अब आप एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकाल ही नहीं सकते, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे होता, इक्विवेलेंट मास ऑफ
एक मिनट में एग्जैक्ट डाटा ही ले लेता हूँ। is 103.6 full stop या and specific heat is 0.031 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। यार ये डिग्री सेंटीग्रेड पे से -1 हटा देना यार, मैंने उधर भी -1 लगा दिया 1 की जगह पे। बेटा ये जो इससे पहले मैंने थ्योरी लिखी थी उसमें भी यूनिट में करेक्शन कर लेना बेटा। डिग्री सेंटीग्रेड की पावर 1 है, उसको मैंने -1 लिख दिया गलती से। बोलो करेक्शन कर लिया क्या? जो इससे पहले थ्योरी लिखाई है उसमें भी करेक्शन करना बेटा, जो इससे पहले थ्योरी लिखाई है उसमें भी करेक्शन करना बेटा, सिर्फ यही नहीं, थ्योरी में भी करा है। हाँ ना बोलो, मतलब 2 जगह करेक्शन होगा, एक यहां पर और एक इससे पहले थ्योरी में। ठीक है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट एग्जैक्ट एटॉमिक मास। वो का वही तरीका, स्पेसिफिक हीट इनटू अप्रॉक्स एटॉमिक मास। अब अप्रोक्सीमेट लिख दूंगा, यहां पर भी अप्रॉक्सी आया है, यहां पर भी अप्रॉक्सी आया है, लेकिन यहां पर हमारे पास एग्जैक्ट निकालने का कोई तरीका नहीं है, तो हम इसी को आंसर बोल देंगे, बराबर 6.4। तो यहां से अप्रॉक्स एटॉमिक मास बराबर 6.4 डिवाइडेड बाय 0.031। ठीक है, ये आ जाएगा 206.45। तो आप अप्रॉक्स वैलेंसी निकालोगे, अब अप्रॉक्स वैलेंसी आ जाएगी अप्रॉक्स एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट एटॉमिक मास, ये आएगी 1.99। इसको आप होल नंबर में कन्वर्ट कर लो, तो एग्जैक्ट वैलेंसी ये हो जाएगी 2। तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास 103.6 इंटू एग्जैक्ट वैलेंसी, तो ये आ जाएगा 207.2। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए तो तुम्हारा एसटीटी का सारा काम हो गया। अब मैं आ जाऊं अपने आयनिक इक्विलिब्रियम पे, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। इसको मिटा दूं, आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करा दिए थे सारे, हाँ ना बोलो। वीक एसिड के पीएच कैलकुलेशन करने वाले और वीक बेस के पीएच कैलकुलेशन करने वाले, आपने उसकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी है और उसको पूरी तरह से भूल गए हो, हाँ ना बोलो। कुछ बच्चों ने कहा हाँ, कुछ बच्चों ने कहा नहीं। जो बच्चे भूल गए हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है,
जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे उन्हें दोबारा कर लेना, याद आ जाएंगे। और आज मैं आपको होमवर्क भेजूंगा, तो होमवर्क कर लीजिएगा। मैंने दिवाली की छुट्टियों में होमवर्क इसलिए नहीं भेजा, और मैंने बहुत सारा आपको दिवाली की छुट्टियों में जो है काम इसलिए भी नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर हमको दिवाली की छुट्टियों में एसीटी का रिवीजन कर लेने दो। मुझे भी बात सही लगी कि 3 दिन की छुट्टियां मिली है, तो अगर एसीटी का रिवीजन कर लेंगे तो काम हो जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। अब मैंने तुम्हारा ध्यान रखा है, तो थोड़ा बहुत तुम्हें भी समझना चाहिए। तो तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जो पिछली क्लासों में पढ़ाया था आयनिक इक्विलिब्रियम में, आपको सिर्फ है ना उसकी कॉपी को अच्छे से पढ़ लेना है, वो सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना है, और फिर होमवर्क करने बैठना है, तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैंने आपको होमवर्क दिया और आपने डायरेक्ट होमवर्क करने बैठ लिया बिना कॉपी के क्वेश्चनों को दोबारा सॉल्व किए, तो फिर आपको दिक्कत आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। समझ गए आप? पहले आपको कॉपी पढ़नी है, कॉपी के अच्छे से समझना है, कॉपी के क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर मॉड्यूल का होमवर्क करना है जो आज भेजूंगा। ज्यादा नहीं होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए आयनिक इक्विलिब्रियम पर आते हैं वापस। कैलकुलेशन ऑफ pH of mixture of solutions, यानी दो सॉल्यूशनों को एक दूसरे में मिलाने पर जो तीसरा सॉल्यूशन बनता है उसकी पीएच। बेटा दिव्यांशु, लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा तो दिया मैंने केमिकल बॉन्डिंग में। आइसोमॉर्फ्स पढ़ाए तो हैं केमिकल बॉन्डिंग में राजा बेटा, ठीक है। मैंने उस दिन भी यही कहा था कि लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म यानी आइसोमॉर्फ्स, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दिया जिनका फार्मूला सेम होता है। चलिए नाउ पहला pH ऑफ resulting solution obtained by mixing of solution of 2 or more strong acids। मैं इसी को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके यही बदलाव कर करके और नीचे करता जाऊंगा। आपको हर बार नए सिरे से लिखना होगा। क्या कह रहा है देखो, मेरी बात समझो। आयनिक इक्विलिब्रियम में थ्योरी के नाम पे कुछ भी नहीं है, जो है सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। आयनिक इक्विलिब्रियम की पूरी थ्योरी में आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में और मोल में पढ़ा चुका हूं। यानी आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको कुछ नहीं करना है, नेट H+ की मोलैरिटी निकालना है सॉल्यूशन में और उसका माइनस लॉग ले लेना है, बेस 10 पे पीएच आ जाएगी, खत्म काम। ठीक है बेटा। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं थ्योरी के नाम पे, ये क्या कर रहे हैं, तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को जनरल फॉर्म में डील कर रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना, वैसा क्वेश्चन आए तो क्या करना। तो थ्योरी के नाम पे कुछ भी नहीं है, आप समझ गए मेरी बात को। ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना ये सिखा रहा हूं, चमका सभी को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर दो एसिड के सॉल्यूशनों को मिलाया, वो भी कौन से, स्ट्रॉन्ग एसिड के, तो क्या करना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा दिया गया H+ की मोलैरिटी, स्ट्रॉन्ग एसिड की नॉर्मेलिटी होती है, पढ़ाया था आपको पढ़ाया था मैंने। मोलैरिटी ऑफ H+ गिवन बाय
strong acid is normality of strong acid। ठीक है बेटा, तो अब आपने एक से ज्यादा सॉल्यूशनों को मिलाया है, तो नेट H प्लस की मोलैरिटी क्या होगी, पहले वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी यानी H प्लस की मोलैरिटी पहले वाले सॉल्यूशन से इनटू उसका वॉल्यूम V1 प्लस दूसरे वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी इनटू उसका वॉल्यूम V1 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये सभी की नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम यानी एक्चुअल में ये टोटल मोल ऑफ H प्लस आ जाएंगे। क्या आ जाएगा बेटा, टोटल मोल ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम मतलब क्या है, जितने सॉल्यूशनों को मिलाया, अगर सिर्फ उन्हीं को मिलाया है तो सारे वॉल्यूमों की सम, अगर उनको मिलाने के बाद उसमें पानी भी मिला दिया है तो उनके वॉल्यूमों की सम प्लस वाटर का वॉल्यूम जो एडिशनल मिलाया है, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेट वॉल्यूम है वो, और ये ऊपर जो लिखा है ये क्या है, ये ऊपर जो लिखा है ये H प्लस के नेट मोल है। तो नेट मोल ऑफ H प्लस अपॉन टोटल वॉल्यूम इज नेट मोलैरिटी ऑफ H प्लस। इसका माइनस लॉग ले लो बेस 10 पर। कब, जब ये H प्लस की नेट मोलैरिटी 10 की पावर -6 से ज्यादा हो, तो इसका माइनस लॉग ले लेना बेस 10 पे, पीएच आ जाएगी। अगर ये -8 से कम हो, कल सिखाया था पिछली क्लास में, अगर यही -8 से कम हो तो एसिड के द्वारा दिया गया कंट्रीब्यूशन निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ वाटर के द्वारा कंट्रीब्यूशन कंसीडर करेंगे, और पीएच स्लाइटली लेस देन 7 आएगी एट 25 डिग्री। अगर यही 10 की पावर -7 आ जाए तो पीएच 6.79 होगी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यही 10 की पावर -8 आ जाए तो पीएच कितनी होगी, 6.98 होगी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या उसको 6.95 भी लिख सकते हैं, 6.79 को 6.7 भी लिख सकते हैं। बोलो सारी बातें याद आ गई, नया सिर्फ ये है, इसके बाद का तो सारा वही है जो स्ट्रॉन्ग एसिड का था। यहां तक लिख लिया और समझ में आ गया हो तो बता दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। पहले मैं ये इस तरह की सारे जो केसेस होंगे जो एक जैसे हैं उनको एक साथ बता दूंगा, फिर उन पर एक एक तरह का क्वेश्चन एक साथ करके बताऊंगा, एक एक लेकर एक एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। चमकता है, चलिए मिटाओ इसको। वेट, ध्रुव बेटा लिख लो तो बताना। ध्रुव लिख लो तो बताना बेटा। चलिए नंबर 2, स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए तो कुछ भी नहीं होगा, H प्लस की जगह OH माइनस आ जाएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की जगह नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, पीएच की जगह POH हो जाएगा, H प्लस की जगह OH माइनस हो जाएगा, ये नॉर्मेलिटी स्ट्रॉन्ग बेस की हो जाएंगी, और pH बराबर pKw माइनस POH हो जाएगा, और pKw जो है अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो pKw 14 होगा। बोलो चमका। यहां तक लिख लो और समझ में आ जाए तो बता देना, हालांकि ये तो सेम टू सेम ही है, इसमें क्या नया काम है।
चलिए मिटा रहा हूं फिर फाइनली। ठीक, solution of a strong acid and a strong base। एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन मिलाया और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन मिलाया। तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन को अलग पहचानो, स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन को अलग पहचानो। स्ट्रॉन्ग एसिड की नॉर्मेलिटी निकाल लो Na, स्ट्रॉन्ग बेस की नॉर्मेलिटी निकाल लो Nb। स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लो, स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लो। ये जो नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होगी ये मोलैरिटी ऑफ H प्लस होगी। मोलैरिटी ऑफ H प्लस इंटू वॉल्यूम करोगे तो मोल ऑफ H प्लस आ जाएंगे NaVa। ये जो नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होगी ये मोलैरिटी ऑफ OH माइनस होगी। तो मोलैरिटी ऑफ OH माइनस इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करोगे मोल आएंगे किसके, OH माइनस के, वो NbVb हो जाएंगे। जब एसिड को यानी H प्लस को बेस यानी OH माइनस से मिलाओगे तो H प्लस और OH माइनस आपस में रिएक्ट करके वाटर बना लेंगे। तो दोनों में जो ज्यादा होगा वो बच जाएगा और जो कम होगा वो खत्म हो जाएगा। तो 3 cases arises। Case 1, if mole of H plus NaVa is greater than mole of OH minus, that is NbVb। अगर NaVa NbVb से ज्यादा हो तो एसिड बच जाएगा, एसिड बच जाएगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। और कितना H प्लस बचेगा, जितना था NaVa, खर्च कितना हुआ, जितना बेस था उतना खर्च हुआ, क्योंकि जो कम है वो खत्म हो जाएगा। तो NaVa माइनस NbVb इतना बच जाएगा। नेट H प्लस आ गया तो H प्लस की नेट मोलैरिटी ये होगी H प्लस के बचे हुए मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। H प्लस की नेट मोलैरिटी आ गई तो माइनस लॉग ले लोगे, बेस 10 पर pH हो जाएगा। तो pH आ जाएगा माइनस लॉग बेस 10 पर नेट H प्लस। केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है कि अगर H प्लस के मोल यानी NaVa कम हो OH माइनस के मोल यानी NbVb से, तो अब OH माइनस बच जाएगा, OH माइनस बच जाएगा यानी सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। और सॉल्यूशन अगर बेसिक हो जाएगा तो OH माइनस के बचे हुए मोल अब आएंगे NbVb माइनस NaVa, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, जो ज्यादा है वो बच जाएगा, जो कम है वो खत्म हो जाएगा। तो OH माइनस की नेट मोलैरिटी निकालोगे तो वो आएगी NbVb माइनस NaVa यानी OH माइनस के मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। OH माइनस की मोलैरिटी है तो POH आएगा माइनस लॉग बेस 10 पर OH माइनस की नेट मोलैरिटी। और अगर मुझे pH चाहिए तो वो pKw माइनस POH होगा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर pKw 14 होगा, लेकिन टेम्परेचर कुछ और होगा तो pKw दिया हुआ होगा, जो दिया है वो रख देना। केस 3 क्या होगा,
if mole of H plus NaBa becomes equal to mole of OH minus, that is NbVb, तो दोनों अगर बराबर होंगे तो दोनों खत्म हो जाएंगे, तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल सॉल्यूशन में मैंने आपको पढ़ाया पीएच बराबर पीओएच बराबर हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू होगा, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीकेडब्ल्यू 14 होगा और हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू 7 हो जाएगा। बोलो चमका। तीनों केसेस ढंग से समझ में आती है? यहां तक लिख लिया हो और समझ में आ गया हो तो बता दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। श्रेयसी बेटा लास्ट वाला मैं पहले पढ़ा चुका हूं, अगर NaBa NbVb के बराबर हो तो H प्लस भी खत्म हो जाएंगे, OH माइनस भी खत्म हो जाएंगे, यानी रिजल्टिंग सॉल्यूशन में ना तो एक्सेस H प्लस होगा ना एक्सेस OH माइनस होगा, यानी H प्लस OH माइनस के मोल सेम होंगे, और जब H प्लस OH माइनस की मोलैरिटी सेम हो जाए तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है और पीएच हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू के बराबर होती है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू 7 होता है। चलिए मिटा दूं इसे। चलिए बेटा सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड्स, अगर वीक एसिड्स का सॉल्यूशन हो तो नेट H प्लस की मोलैरिटी बराबर, देखो आपको लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था अगर एक ही वीक एसिड हो, एक ही वीक एसिड हो तो H प्लस की मोलैरिटी Ka इंटू सी होती है, रूट ओवर Ka इंटू सी, ठीक है। अगर एक से ज्यादा हो तो K1C1 वही रूट के अंदर प्लस K2C2 प्लस डॉट 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 हो जाएगा, और अगर वाटर का कंट्रीब्यूशन भी कंसीडर करना हो तो प्लस KW हो जाएगा, और अगर KW इससे बहुत छोटा हो तो निगलेक्ट हो जाएगा। कैसे, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन ये KW किसके लिए आया? वाटर के कंट्रीब्यूशन को कंसीडर करने के लिए आया, ठीक है। नेट H प्लस की मोलैरिटी आ जाएगी माइनस लॉग बेस 10 पर लेना, पीएच आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही pH of the resulting solution obtained by mixing of solutions of weak bases, अगर वीक बेसिस का सॉल्यूशन हो तो नेट OH माइनस की मोलैरिटी आएगी, वो आएगी रूट ओवर Kb1C1 प्लस Kb2C2 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस अगर वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करना हो जो जनरली अपने सिलेबस में नहीं के बराबर आएगा तो KW भी ऐड कर देंगे।
एंड H प्लस की नेट मोलैरिटी बराबर KW अपॉन OH माइनस की नेट मोलैरिटी आएगी, या इसी का माइनस लॉग ले लो बेस 10 पे तो POH आ जाएगा, और PKW माइनस POH कर दो तो PH आ जाएगा, जैसे आपकी श्रद्धा हो। एक वीक एसिड और एक वीक बेस को मिलाओगे तो क्या होगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, तो अननेसेसरी उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मिक्सिंग में मोटे मोटे तौर पर ये आपके सिलेबस में है, बफर के अलावा, बफर अलग से पढ़ेंगे। यहां तक लिख लिया हो और समझ में आ गया हो तो बता दो। तो ये जो मैंने आपको 5 केसेस पढ़ाई है, इन पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। चलिए मिटा रहा हूं फिर फाइनली। चलिए, आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का टाइप पहचानना, क्योंकि सही टाइप पहचान कर सही फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर सही आएगा। गड़बड़ी सिर्फ कहां होगी कि आप क्वेश्चन का टाइप पहचाने बगैर फॉर्मूला लगा दोगे, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला लगा दोगे तो कुछ भी आंसर आ जाएगा, फिर आप कहोगे सर हाईली कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, आप हर टाइप को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से उस टाइप को पहचान कर उसका फॉर्मूला लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अपन करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन obtained by diluting, डाइल्यूशन से क्या होता है समझाऊंगा अभी मैं आपको। obtained by diluting a solution of pH equal to 5 100 times at 25 degree centigrade। अब जरा बातों को समझना, ठीक है। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखा है उन पे आऊंगा 2 मिनट बाद, पहले एक दो क्वेश्चन ये वाले करा दूं मैं आपको। ये कॉमन सेंस या पुराना जो पढ़ा है उस पर बेस्ड है, तो जरा ढंग से समझ लीजिएगा 1 मिनट के लिए। सबसे पहले तो हमें हर बार आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में मैं आपको पहले दिन से दो या 3 लेक्चर हुए, अभी 3 लेक्चर भी हुए हैं, तो हर लेक्चर में कम से कम 50 बार मैंने आपको एक ही बात बोली है। आयनिक इक्विलिब्रियम का मूल मंत्र, ब्रह्मास्त्र, जिसको आपने पकड़ लिया तो गलती होने की संभावना 50% तक कम हो जाएगी, और बचे हुए 50% आप सही टाइप पहचान लोगे तो खत्म हो जाएगी।
यानी अकेला 50% वेटेज रखेगा। ये वाली बात कौन सी? एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस पीएच वाला काम चलेगा। हमने हर बार यही करा, हर क्वेश्चन में यही करा। एसिडिक है तो H प्लस की मोलैरिटी आएगी, एसिडिक है तो H प्लस की मोलैरिटी आएगी, और बेस है तो OH माइनस की मोलैरिटी आएगी। एसिड है तो पीएच आएगी, बेस है तो पीओएच आएगी। अब अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो सॉल्व करके पीएच आएगी। अब अगर क्वेश्चन में पीओएच पूछी है तो पहले पीएच निकाल लेंगे, फिर पीकेडब्ल्यू माइनस पीएच करेंगे, पीओएच आ जाएगा। अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो सॉल्व करने पर पीओएच आएगी, क्योंकि OH माइनस की मोलैरिटी निकलेगी तो पीओएच आएगी। और फिर अगर पीएच पूछी है तो आंसर पीएच, अगर पीएच पूछी है तो पीओएच निकालने के बाद पीकेडब्ल्यू माइनस पीओएच कर देंगे, पीएच आ जाएगी। यानी क्या समझ में आया? सबसे पहला काम ये पहचानना कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, सबसे पहले तो यही करना है। बोलो चमका। कुछ बच्चों ने तो आंसर भी बता दिया। सही बताया या गलत बताया उससे मतलब नहीं है, मुझे आंसर चाहिए ही नहीं। मैं तो जो सिखा रहा हूं वो सीख लो तो मैं धन्य हो जाऊंगा, और मैं जो सिखा रहा हूं अगर वो आपने सीख लिया तो और उसी तरह से आपने कर लिया तो आपसे सारे क्वेश्चन बन भी जाएंगे। फिर जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा टेस्ट में, तब आप उसे सही करके बताएंगे तो आपकी भी इज्जत बढ़ेगी और मेरी भी इज्जत बढ़ेगी। अभी आप मुझे कितना ही बता दो, उससे क्या फर्क पड़ना है। हालांकि जिन्होंने आंसर दिया है सही दिया है, लेकिन डजंट मैटर अ लॉट, आई एम रियली सॉरी। सबसे पहले पहचानेंगे सॉल्यूशन कैसा है। तो सॉल्यूशन में पीएच बराबर 5 दे रखा है और 25 डिग्री है, तो 25 डिग्री पर हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू 7 होता है। तो अगर 7 से कम पीएच है तो सॉल्यूशन एसिडिक है। ये इतनी छोटी बात है कि 10 में से 9 टीचर ये बात बताते ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। और ये बात इतनी बड़ी बात है कि 10 में से 9 बच्चे इस वजह से क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब पीएच सॉल्यूशन एसिडिक है, मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी कर लो, अनलेस अनटिल आप बेस मिला दो। देखो एसिडिक सॉल्यूशन में बेस मिला दोगे तो सॉल्यूशन बेसिक हो सकता है, बिना बेस मिलाए आप कुछ भी कर लो सॉल्यूशन बेसिक नहीं हो सकता। एसिडिक सॉल्यूशन में कितना ही पानी मिला दो सॉल्यूशन बेसिक नहीं हो सकता। बोलो मानते हो इस बात को? और अगर सॉल्यूशन बेसिक नहीं हो सकता तो कितना ही पानी मिला दो, कितना ही डाइल्यूट कर दो, रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक ही होगा। और अगर रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो पीएच 7 से कम ही आएगी, पक्का पक्का? बोलो हाँ या ना। ठीक। अब सॉल्यूशन को 100 टाइम्स डाइल्यूट किया तो जरा देखना इधर, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बराबर होता है इनिशियल मोलैरिटी। मैंने जो आपको मोल के रिवीजन वीडियो भेजे हैं, अगर उसमें आपने डाइल्यूशन पढ़ा होगा तो ये आपने वहां पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा है, डाइल्यूशन का एक छोटा सा हिस्सा जितना हमारे काम का है उतना बोल रहा हूं, बराबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स द solution is diluted। ठीक है, तो जरा बात को समझना। कैलकुलेट pH of resulting solution obtained by diluting a solution of pH 5, 100 times। तो मुझे एक बात बताइए, जो pH निकालनी है
वो 100 टाइम्स डाइल्यूट करने के बाद वाले सॉल्यूशन की निकालनी है या गिवन सॉल्यूशन की निकालनी है? बाद वाले की निकालनी है। वेरी गुड। और 100 टाइम्स डाइल्यूट करने के बाद वाले सॉल्यूशन की निकालनी है, तो जिस सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है उस सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। ठीक है, तो ये तो इनिशियल सॉल्यूशन की पीएच है, तो इनिशियल सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस पीएच होगा। बोलो चमका। अब हमें रिजल्टिंग सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा इनिशियल सॉल्यूशन का डिवाइडेड बाय 100, ये होगा 10 की पावर माइनस 7। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में पता था ये एसिडिक सॉल्यूशन है, और अगर एसिडिक सॉल्यूशन में एसिडिक सॉल्यूशन में एसिड के द्वारा दिया गया H प्लस आयन अगर 10 की पावर माइनस 7 हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो मैंने आपको पढ़ाया था pH 6.79 होगी। बोलो चमका। बोलो चमका। अब एक और क्वेश्चन देखो इसके पैरेलल, जरा समझना अंतर। कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन having molarity of H plus is equal to 10 की पावर माइनस 7 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जरा देखना इधर बोर्ड पर, इस क्वेश्चन में pH 7 ये आंसर आएगा। आप दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस बता दो मुझे, दोनों क्वेश्चनों में अंतर बता दो। एक में आंसर 6.79 आया, एक में 7 आया। अंतर बताओ दोनों क्वेश्चनों में क्या है? कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया, कुछ बच्चों ने नियर टू करेक्ट आंसर दिया है। इधर देख लो, मैं एग्जैक्ट आंसर बोल देता हूं। इस क्वेश्चन में जो H प्लस की मोलैरिटी दे रखी थी वो एसिड के द्वारा दिए गए H प्लस की मोलैरिटी थी। ये है मोलैरिटी ऑफ H प्लस given by acid। और यहां पर ये है नेट मोलैरिटी ऑफ H प्लस present in the solution। ये सॉल्यूशन में H प्लस की नेट मोलैरिटी है, नेट। इसमें कुछ मिलाया खिलाया नहीं है। ये जो सॉल्यूशन आपके पास था उस सॉल्यूशन में H प्लस इतना था तो उसकी पीएच बता दो। तो हम यही तो करते हैं, सॉल्यूशन में H प्लस निकालते हैं, उसका माइनस लॉग ले लेते हैं, बेस करके पीएच आ जाता है। यहां पर हमने सॉल्यूशन में H प्लस निकाला
लेकिन वो किसके कारण आया? एसिड के कारण आया। तो इसमें हमने वाटर का कंट्रीब्यूशन ऐड किया, क्योंकि जब H+ का कंसंट्रेशन ड्यू टू एसिड 10 की पावर -7 या 10 की पावर -8 हो, तो वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल नहीं होता, तो इसे ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग H+ आया, उसका माइनस लॉग लिया बेस 10 पे, तो ये पीएच आई। यहाँ पर पहले से ही रिजल्टिंग H+ दे रखा था, यहाँ आपको अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट पीएच आ गई। बोलो चमका, बोलो चमका। अगर समझ में आ गया है तो मैं दो क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही आपको दे रहा हूं, फटाफट करके बता दो। एक ये कर दो, और एक ये कर दो फटाफट। अभी तो सभी लोग आंसर सही दे देंगे, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो बहुत कंफ्यूजन होता है। दिव्यांशु बेटा, दो क्वेश्चनों के आंसर देना है। चलिए, ये तो वही है 10 की पावर -5, ये भी वही है, ये भी वही है, यहाँ 1000 हो गया तो -8 हो गया, तो पीएस 6.98 या कोई 6.95 भी दे दे तो गुनाह नहीं है, लेकिन ये ज्यादा सही है, 98 इज मोर करेक्ट, और यहाँ पर डायरेक्टली 8 आ जाएगी। बोलो चमका। जब तक मैं मिटाऊं आप एक और क्वेश्चन करके बता दो। मैं मिटा रहा हूं जब तक आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। बोलो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर नेट OH माइनस की मोलैरिटी 10 की पावर -8 है, तो POH 8 होगा, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो pH 14 - 8 6 होगा। अब ये वाला क्वेश्चन करो।
अब ये वाला क्वेश्चन करो। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई अंतर है या दोनों क्वेश्चन सेम है? सेम आंसर गलत है। हार्दिक ने आंसर सही दिया, वेरी गुड। भावुक ने, आदि ने भी सेम सही दिया है। अलग अलग है। यहां पर ये नहीं बताया है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। नेट OH माइनस की मोलैरिटी दे रखी है और यहां पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी यहां पर बता दिया है कि सॉल्यूशन बेसिक है। और सॉल्यूशन अगर बेसिक है तो ये बेस के द्वारा दिए गए OH माइनस की मोलैरिटी है और ये तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में OH माइनस की मोलैरिटी है। तो अगर बेस के द्वारा दिए गए OH माइनस की मोलैरिटी 10⁻⁸ हो तो POH 6.98 होगी और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर pH 7.02 होगी, या कोई इसे 6.95 भी लिख सकता है। तो यहां पर आंसर 7.05 भी हो सकता है। बोलो अच्छे से अंतर समझ में आया? और ये बात समझ में आई कि क्वेश्चनों में कितना बारीक डिफरेंस होगा और कैसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रख पाओगे तो मजा आ जाएगा, और नहीं तो यहीं पर बच्चा कंफ्यूज होता है। तो ध्यान रख लोगे। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। Calculate pH of ये लिख लिया हो तो मिटा दो। बेटा POH 6.98 मींस बेसिक होता है और pH अगर 6.98 हो तो एसिडिक होता है। दिव्यांशु, कैलकुलेट द pH of resulting solution obtained by the following। एक एक लेता जा रहा हूं और सॉल्व करता जा रहा हूं। पहला 0. या ऐसे कर लेते हैं 10⁻⁻² मोलर, मुझे नहीं आया, ऐसे लिखते हैं 200 ml 10⁻⁻² मोलर प्लस -2 मोलर HCl प्लस 300 ml 10⁻⁻² मोलर H2SO4। एक एक करके लेता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं। मुझे बताइए जिन दो सॉल्यूशनों को मिलाया है वो दोनों एसिड के हैं, दोनों बेस के हैं। एक एसिड का है, एक बेस का है। दोनों एसिड के हैं,
दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, दोनों वीक एसिड हैं, या एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है? दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर सारे स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशनों को मिलाया जाए तो H+ की नेट मोलैरिटी क्या होती थी बोलो? N1V1 प्लस, दो सॉल्यूशन है तो N2V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक बेटा, बोलो N1 कितना? तो ये तो मोलैरिटी दे रखी है, हमें नॉर्मेलिटी चाहिए, तो HCl का वैलेंसी फैक्टर बोलो 1। तो मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इज नॉर्मेलिटी, वैलेंसी फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी बराबर इंटू वॉल्यूम प्लस H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर बोलो 2। तो मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इज नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय रिजल्टिंग वॉल्यूम या नेट वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम। तो बताओ दो सॉल्यूशनों को बस मिलाया है या दो सॉल्यूशनों को मिलाने के बाद इसमें पानी भी मिलाया है? सिर्फ दो सॉल्यूशनों को मिलाया है या दो सॉल्यूशनों को मिलाने के बाद पानी भी मिलाया है? सिर्फ दो सॉल्यूशनों को मिलाया है, तो जो रिजल्टिंग वॉल्यूम होगा वो दोनों के वॉल्यूम के समेशन के बराबर होगा। बस ये ध्यान रखना कि अगर ऊपर वॉल्यूम ml में लिया है तो नीचे भी ml में लेना, वॉल्यूम की यूनिट सेम रखना। तो कितना आएगा बोलो? 2 0 2 0 2 0 2 0 सब कट गए, तो 3 दूना 6, 6 और 2 8 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 5 आएगा बेटा। मानते हो इस बात को? अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं कि इसको 80 इंटू 10 की पावर -3 लिख दूं तो 16 पंजे 80, तो मैं इसको 16 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना? H+ की नेट मोलैरिटी है तो pH आ जाएगी, सिखाया था 3 माइनस लॉग, यहां जो लिखा है 16। क्या मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, हाँ या ना? क्या मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूं? तो ये 4 इंटू लॉग 2 आ जाएगा, और लॉग 2 इज 0.3, 4 तिया 12 इज 1.2, तो ये आ जाएगा 1.3 माइनस 1.2 करोगे तो 1.8 आ जाएगा, pH आ गई। बोलो चमका? दूसरा, टू 200 ml 0.2 मोलर HCl प्लस 200 ml 0.2 मोलर BaOH whole twice plus 600 ml वाटर। चलिए बताइए किसको किसको मिलाया है? सबसे पहले पहचानो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को, वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर, वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया है तो सबसे पहले NaVa और NbVb अलग अलग निकालेंगे, बोलो हाँ या ना? तो सबसे पहले निकालेंगे NaVa, तो एसिड का है ये रहा, इसकी मोलैरिटी 0.2 और वैलेंसी फैक्टर 1, तो नॉर्मेलिटी भी 0.2 हो जाएगी, इनटू वॉल्यूम 200, तो ये 40 आ जाएगा,
NbVb निकालेंगे। अगर दो एसिड होते तो दोनों का NaVa अलग अलग निकाल के ऐड कर देते तो टोटल NaVa आ जाता। बोलो चमका। अगर दो एसिड होते तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड का अलग अलग NaVa निकाल के ऐड कर देते तो नेट NaVa आ जाता। लेकिन यहाँ तो एक ही एसिड एक ही बेस है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो चमका। बेस मोलैरिटी 0.2 इंटू वैलेंसी फैक्टर इसका 2 है भाई साहब, तो नॉर्मेलिटी 0.4 इंटू वॉल्यूम 200, तो क्या ये 80 आ जाएगा। बोलो NaVa ज्यादा कि NbVb ज्यादा? NbVb ज्यादा, तो नेट OH माइनस की मोलैरिटी आएगी, वो आएगी NbVb माइनस NaVa अपॉन टोटल वॉल्यूम, आ जाएगी 80 माइनस 40 अपॉन, ऊपर वॉल्यूम ml में रखा था तो नीचे भी ml में रखना पड़ेगा। अब बताओ टोटल वॉल्यूम में वाटर का वॉल्यूम ऐड करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। तो 200 प्लस 200 इज 400 प्लस 600 इज 1000 ml आएगा। बोलो चमका। तो ये 4 इंटू 10 की पावर -2 आ गया, 40 अपॉन 1000, तो POH आ जाएगा 2 माइनस log 4 इज 0.6, तो ये 1.4 आ गया। तो pH आ जाएगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 14 माइनस 1.4 इज 12.6। बोलो चमका। तो जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं उस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, सिर्फ टाइप पहचान कर कंसर्निंग फॉर्मूला लगाना है। पांचों तरह के क्वेश्चन कर लोगे, जो पांचों तरह के फॉर्मूले लिखाए हैं। छोटी छोटी बातों में डिफरेंस समझ में आ गया सभी को? चलिए, तो आज मैं आपको होमवर्क दे दूंगा आयनिक इक्विलिब्रियम का। तो जो आज होमवर्क दे दूंगा उसे करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है? कॉपी को अच्छे से पढ़ना है, थ्योरी अच्छे से रिवाइज करना है, कॉपी के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है। मैं आज आपको जो मॉड्यूल का होमवर्क दूंगा वो सिर्फ बिगिनर बॉक्स और एक्सरसाइज 1 का दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। मतलब बिगिनर बॉक्स और एक्सरसाइज 1 में जितना होगा वो सारा दे दूंगा, लेकिन 2 और 3 का अभी नहीं दूंगा, कि ताकि आप कॉपी को अच्छे से रिवाइज कर लो। पहले कॉपी के क्वेश्चन कर लो, अगर आपको चीजें याद नहीं आएंगी तो फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। ठीक है राजा बेटा? चलिए, थैंक यू सो मच। मॉड्यूल में इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्यों नहीं दिया है बेटा? जयवर्धन, मैंने आपको बताया मॉड्यूल में केमिकल इक्विलिब्रियम के लास्ट में इक्विवेलेंट कंसेप्ट के क्वेश्चन है ना जयवर्धन? और जो 12th में 11th का मॉड्यूल मिलेगा उसमें बचे हुए इक्विवेलेंट कंसेप्ट के क्वेश्चन होंगे जयवर्धन। चलिए, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ।